मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ, इसलिए मुझे अजीबोगरीब चीजों की आदत हो गई है। सुबह 3 बजे गैस स्टेशन पर होना, बहुत सारी छिपकलियां, पार्किंग लॉट में घूमते हुए नशेड़ी। लेकिन पिछले महीने 7-Eleven में जो हुआ वो आज भी मुझे रात में जगाए रखता है। मैं उस वक्त अपने काम के 20वें घंटे पर था, जो काम दरअसल 14 घंटों में खत्म हो जाना चाहिए था। कैफीन की गोलियां खा रहा था, खुद को थप्पड़ मार रहा था, कुछ भी चीज जिससे मुझे जगह रहने में मदद मिल सकती थी। मेरा ब्लैडर फटने की हालत में था जब मुझे सामने 7-Eleven स्टोर दिखाई दिया। वो एक ऐसी जगह बना हुआ था जो बहुत ही उदास लग रही थी। पार्किंग में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी, एक जंग लगी हुई सिविक जिस पर सरकार के दिमाग पर नियंत्रण के बारे में स्टिकर लगे हुए थे। परफेक्ट। मुझे सुबह के 3 बजे ऐसी चीज की जरूरत थी, एक सरफिरा जो रजिस्टर में लगा हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, घंटी बजी। काउंटर के पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ था। शायद वो 24-25 साल का होगा। वो अपने फोन में घूर रहा था। उसने ऊपर नहीं देखा, बस एक मुस्कान के साथ खड़ा रहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। बाथरूम? मैंने पूछा। उसने पीछे की तरफ इशारा कर दिया। उसका ध्यान अभी भी अपनी स्क्रीन पर था। उसकी उंगलियां काफी अजीब थी, जरूरत से ज्यादा लंबी और अलग ढंग से मुड़ी हुई, जिससे मुझे घबराहट हुई। नाखून आधे चबे हुए और क्यूटिकल्स के चारों ओर खून जमा हो चुका था। मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए कुछ समझ ना पा रहा हूं, और मैं सीधे टॉयलेट की तरफ चला गया। फर्श चिपचिपा था, हर कदम बढ़ाने पर उससे आवाज आ रही थी। पूरे कमरे में जली हुई कॉफी, ब्लीच और सड़न की बदबू थी। बाथरूम के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट ऊपर से चमक रही थी, उनमें से एक स्ट्रोब की तरफ टिमटिमा रही थी। वहां 2 स्टॉल थे और उनमें से एक न जाने किस चीज से भरा हुआ था। मैं पहले वाले में चला गया। मेरे घुटने लगभग दरवाजे को छू रहे थे। मैं अपना काम कर रहा था जब मैंने धीमी गति में किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। यह आवाज साथ वाले स्टॉल से आ रही थी। ये सांस लेने की आम आवाज नहीं थी, ये गीली कर्कश आवाज थी, जैसे कोई डूब रहा हो। माफ करना यार, मैंने धीरे से कहा। मैं शर्मिंदा था कि कोई मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करते हुए सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस वो सांसें। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। हेलो, मैंने आवाज लगाई। सांस लेने की आवाज बंद हो गई थी। उसके बाद जो सन्नाटा हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ और बाहर निकल गया। मैं इस नरक से निकलना चाहता था। नल से पानी बह रहा था, पानी की बूंदों के निशान रिदम के साथ बेसिन में गिर रहे थे और आवाज कर रहे थे। मैंने अपना मुंह धोने के लिए नलका चलाया। मेरे सामने लगे शीशे पर पीछे बने स्टॉल दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैं आंखें की तरफ झुका, मुझे किसी चीज की परछाई दिखाई दी। मेरी दाएं तरफ कुछ हरकत हुई, ठीक वहीं जहां से मैंने कुछ सेकंड पहले सांस आने की आवाज सुनी थी। उस परछाई में वो उंगलियां साफ देख सकता था, बेहद लंबी, सफेद और काली उंगलियां जिन्होंने स्टॉल के दरवाजे को कोने से पकड़ रखा था। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मैंने देखा कि किस तरह वो परछाई बढ़ने लगी। ये तो वही कैशियर था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से पागल लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी थी, कंधे झुके हुए थे, मुस्कान 10 गुना ज्यादा भयानक लग रही थी और वो किसी पागल कुत्ते की तरह लार टपका रहा था जो झपटने वाला था। मैं जल्द ही दरवाजे की तरफ झपटा। वो हिल नहीं रहा था। हैंडल घूमा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने उसे रोक दिया हो। लाइट्स 1 बार 2 बार टिमटिमाई और फिर बंद हो गए। दम घुटने वाला अंधेरा छा गया। सड़े हुए मांस की बदबू पूरी जगह में फैल चुकी थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वो ठीक मेरे कान के पीछे था। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर आकर लगी। अब यहाँ कोई नहीं रुकता, मुझे ही कुछ मजेदार करना पड़ता है। फोन की स्क्रीन जल उठी, जिससे उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर चमक उठा। उसकी आंखें खाली थी, पुतली इतनी फैली हुई कि वो काले छेद की तरह लग रही थी जो सारी रोशनी सोख रही थी। मैंने अपनी कोनी पीछे की तरफ मारी और वो किसी ठोस चीज से टकरा गई। वो गुर्राया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी उंगलियां बहुत ही जोर से मेरे कंधों में धसी हुई थी। अच्छा प्लीज, वो एक बच्चे की तरह रोने लगा। मैं बहुत अकेला हूँ। घबराहट में मैंने मेटल की एक डस्टबिन उठा लिया और उसके सर पर घुमाया। जब वो उससे टकराया तो वो एक भयानक आवाज में बदल गया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और मैं आजाद हो गया। मैंने हैंडल को जोर से घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो अभी भी मेरे पीछे था। मैं गिली सरसराहट की आवाज सुन सकता था। मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो कैशियर मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा था। वो बहुत ही तेज आगे बढ़ रहा था। उसका सर अजीब तरह से झुका हुआ था और जहां मैंने उसे मारा था, लेकिन वो मुस्कुराहट कभी डगमगाई नहीं। Lonely, I'm so lonely. I have nobody to call my own. उसने उदास चेहरा बनाकर गाया। मैंने अपना पूरा वजन दरवाजे पर फेंक दिया। हर कोशिश के साथ ताकत बढ़ती गई जब तक कि आखिरकार दरवाजा टूट नहीं गया। मैं 7-Eleven से ऐसे भागा जैसे कोई शिकारी को चकमा देकर भागता हो। कैशियर की हंसी पूरे रास्ते मेरे पीछा कर रही थी जब तक कि उसकी आवाजें चीखों में बदल नहीं गई। वो मुझे वापस आने के लिए कोस रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने ट्रक की तरफ भागा।
जब मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा था तो मैंने पीछे देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल हिले बिना, सिवाय उसके सर के जो कुछ इस तरह मुड़ा हुआ था जिससे किसी आम इंसान की गर्दन टूट सकती है। उसके ऊपर फ्लोरेसेंट लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी एक लंबी परछाई पार्किंग में पड़ रही थी। उसने एक हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फैला दी, बहुत सारी उंगलियां, और हाथ लहराने लगा। फिर से जरूर आना। वो ऐसा चिल्लाया जैसे ये उसके लिए मौज मस्ती की एक आम रात हो। मैं लकी था कि उस रात सड़कें ज्यादातर खाली थी, वरना मैं जिस तरह गाड़ी चला रहा था तो पक्का कोई एक्सीडेंट हो जाता। इस घटना के एक हफ्ते बाद मैंने एक लोकल मीडिया चैनल पर न्यूज देखी। वो 7-Eleven स्टोर में काम करने वाला एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे। कई कस्टमर 7-Eleven के बाथरूम में बदबू की शिकायत करते रहे, इसलिए पुलिस को आखिरकार बीच में पड़ना ही पड़ा। उन्हें वेंट और स्टोरेज स्पेस में जानवरों के मरे हुए शव मिले। पूछताछ के बाद उन्होंने वहां काम कर रहे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आदमी था जो उस रात मुझे मिला था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने आवारा जानवरों को क्यों मारा और उनके शव स्टोर के अंदर क्यों रखे, तो उसने जवाब दिया कि उसे अकेला रहना पसंद नहीं। 7-Eleven की नाइट शिफ्ट में काम करना कभी भी मेरे लिस्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन पैसा बोलता है और भगवान जानते हैं मुझे उसकी जरूरत थी। मेरे साथ काम कर रही लड़की ने मुझे अजीबोगरीब लोगों से मिलने की संभावना पर पहले ही चेतावनी दे दी थी। अपनी जेब में हमेशा पेपर स्प्रे रखना, उसने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसी। मुझे ऐसे लोगों की परवाह नहीं थी, मैं खुद को संभाल सकती थी। पहले 2 घंटे बिना कुछ खास हुए बीत गए। देर रात स्नैक्स एंजॉय करने वाले कुछ लोग आए। कॉलेज के कुछ बच्चे नशे में कैंडी आयल के पास हल्ला कर रहे थे और एक बिल्ली वाली एक औरत बियर खरीद रही थी। उसकी बिल्ली से बदबू आ रही थी। रात के करीब 1 बजे स्टोर बिल्कुल शांत हो गया। फ्रिज की गुनगुनाहट और झुके हुए सिक्योरिटी कैमरा की कभी कभार आने वाली क्लिक मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती रही। मैं रजिस्टर पर झुक गई। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने अपना हाथ अपने सर के नीचे रख दिया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं बस एक छोटी सी झपकी लूंगी। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा। मैं चौंक गई, लेकिन हिली नहीं। शायद एसी ऑन हो गया था। फिर एक और झोंका आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ हवा का नहीं था। इस झोंके में बदबूदार कचरा था जिसने मेरी नाक सिकोड़ दी। मैंने अपनी आंखें खोली और लगभग चिल्ला पड़ी। एक आदमी का चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक फैली हुई थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जैसे वो किसी मजेदार घटना को देख रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हट गई। वो आदमी हंसने लगा, सच में हंसने लगा, जैसे कोई बच्चा अपने भाई बहन को डराने के लिए अलमारी से बाहर निकला हो। माफ करना। उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें और कैसे जगाऊं। उसकी इस बदतमीजी के लिए मैंने गुस्से में जवाब दिया, तो मुझे आवाज लगा सकते थे ना। उसने अपना सर एक तरफ झुकाकर धीरे से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। मुझे शुरू से ही उसमें कुछ अजीब लगा। वो बहुत ही कम आंखें चपका रहा था, बहुत देर तक मुस्कुरा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी भीगी त्वचा फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे चमक रही थी और उसके एक कंधे पर एक बैग लटका हुआ था जो बहुत ही भारी लग रहा था, कुछ ज्यादा ही भारी। क्या आप कुछ खरीदने वाले हैं? मैंने उस पल को नॉर्मल करने की कोशिश में कहा। अभी तो नहीं, उसने आयल में घूमते हुए कहा, जैसे उसके पास दुनिया का सारा वक्त हो। मैंने काउंटर के पीछे से उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। उसमें कुछ तो ऐसी बात थी जिससे मुझे चुभन महसूस हुई, जैसे मेरे अंदर कुछ रेंग रहा हो। वो अचानक मुस्कुराने लगा जैसे वो खुद से ही बातें कर रहा हो, और वो बदबू, बेहद गंदी बदबू, लगातार उसका पीछा कर रही थी। 10 मिनट बाद वो बनाना शेक और एक सैंडविच लेकर लौटा और उसे ऐसे काउंटर पर रख दिया जैसे कि वो कोई बच्चा हो और अपने माता पिता को अपना नया खिलौना दिखा रहा हो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम्हें कभी लगता है, मुझे नहीं पता कि इसे बिना खुद को पागल दिखाई कैसे कहा जाए, क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये जगह स्टोर सच में है ही नहीं, जैसे हम सभी किसी और के सपने का हिस्सा हैं और इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता? बताओ बताओ बताओ। हाँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो मुस्कुराया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी सो रहा हूँ, उस गली में ही हूँ, अभी भी उसकी चीख सुन सकता हूँ। मैंने उसे अपना ध्यान हटाया। एक पल के लिए रुक गई। 1 मिनट, क्या कहा? वो हंसने लगा। सैंडविच, ऐसा लगता है इसे बनाते हुए कुछ चला रहा हूँ, जैसे इसमें डर डाल दिया हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसे टोटल बिल बताया। उसने मुड़े हुए नोट से पेमेंट की। उसकी उंगलियों ने मेरी उंगलियों को छुआ। वो बहुत ही ठंडी थी। वो कोने के एक टेबल पर सिमट कर बैठ गया और अपने मुंह दीवार की तरफ कर लिया। वो किसी छिपकली की तरह घूमकर बैठा हुआ था। उसका सारा ध्यान सैंडविच में चला गया और वो उसे ऐसे खा रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ ना खाया हो। मैंने काउंटर पर
गम को फिर से भरने पर ध्यान देने की कोशिश की। हालांकि मुझे उससे कोई मदद नहीं मिली। मैं खुद को चुपके से नजर डालने से रोक नहीं पाई। तभी मैंने देखा उसके बैग उसके बगल में पड़ा था। उसका निचला हिस्सा गीला था। हालांकि वो काले रंग का था। मैं दाग को बाहर की ओर फैलते हुए देख सकती थी। पहले तो मुझे लगा कि उसने कुछ गिरा दिया है, फिर मेरा दिमाग खाली हो गया। पानी, सोडा, कुछ भी। लेकिन फिर मेरे अंदर कुछ चिल्लाया, नहीं नहीं, ये सोडा नहीं है। फिर उसने मुझे उसकी तरफ देखते हुए देख लिया। उसका जबड़ा अभी भी हिल रहा था। सैंडविच आधा खत्म हो गया था। उसके टुकड़े उसकी शर्ट से चिपके हुए थे। उसकी आंखें खोखली थी और उसकी उंगलियां, हे भगवान, उसकी उंगलियां लाल और सूजी हुई थी, जैसे उसने कंक्रीट पर मुक्का मारा हो। उसके नाखूनों के नीचे कीचड़ जमा हुआ था, काला और सूखा हुआ। उसकी बदबू ने एक बार और मुझे छुआ, लेकिन इस बार ये ज्यादा तेज थी। ये बदबू पक्का उससे आ रही थी, सड़न की बदबू, मौत। मुझे लगा कि मुझे उल्टी आ सकती है। वो खाना खा चुका था और धीरे से खड़ा हो गया। उसने बैग ऐसे उठाया जैसे वो 100 पाउंड का हो। मैं उसे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। जिस जगह बैग को टेबल पर रखा वहां खून के धब्बे थे, छोटे लेकिन साफ दाग, जो पक्का वो हाथ जो खून के सने हुए थे। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर एक जगह अकड़ गया है। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो बाहर निकलने लगा। हर कदम मौत की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा था। ऑटोमेटिक दरवाजे आवाज करते हुए खुले। वो दरवाजे के बीच में ही रुक गया। वो एक बार फिर पीछे मुड़ा। उम्मीद है उसने तुम्हें परेशान नहीं किया, उसने धीमी और अजीब आवाज में कहा। वो पूरी रात चुप नहीं रहेगी। फिर वो पहले से ज्यादा और ज्यादा चमकीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अंधेरे में चला गया। मैं घंटों तक दरवाजे को घूरती रही, हिलने डुलने में असमर्थ। आखिरकार मैंने अपना फोन उठाया। मैंने 911 पर डायल किया और पूरी कहानी बताई। उसका हुलिया, उसका बैग, बदबू, खून, भयानक टिप्पणी। फोन पर मौजूदा महिला ने मुझे शांत रहने को कहा। मैं शांत नहीं थी। 2 दिन बाद मैंने उसे न्यूज में देखा, हत्या के आरोप में गिरफ्तार। शहर की एक गली में महिला को बुरी हालत में पाया गया। वो सड़क पर काम करने वाली थी। उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। उसका सर गायब था, जिसे पुलिस ने उसके बैग में पाया। वो उसे लेकर घंटों तक घूमता रहा। पुलिस का कहना था कि वो अपने बैग में कटा हुआ सर लेकर कई दुकानों में घूमता रहा, वही बैग जो मेरे स्टोर के फ्लोर पर लीक हो गया था। अगले दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। तब से मैंने 7-Eleven में पैर नहीं रखा। लेकिन कभी कभी जब देर रात होती है और जब मैं बिस्तर पर लाइट बंद करके लेटी हुई होती हूँ और अचानक मेरे चेहरे पर हवा का झोंका महसूस होता है, तो मैं डर के मारे उछल जाती हूँ, ये सोचकर कि वो यही है। मुझे आज भी उसका चेहरा याद किए बिना नींद नहीं आती। मैं उन लुटेरों की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो डरावने थे, हथियार, मास्क, वो सब। लेकिन हुडी में वो आदमी आज भी मुझे डराता है, जैसे किसी और ने नहीं देखा, जैसे वहां नहीं होना चाहिए था। मेरी बाजू अभी भी कभी कभी धड़कती है। खैर, मैं 7-Eleven के पार्किंग लॉट पे रुका। पार्किंग लॉट जंग लगी होंडा को छोड़कर खाली था। मेरे डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी में रात के 12:15 बजे थे। जैसे मैंने इंजन बंद किया, मुझे अजीब सी कपकपी हुई, ऐसा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। जब मैंने दरवाजा खोला तो फ्लोरेसेंट लाइट गुस्से में कीड़ों की तरह भिनभिनाने लगी। जगह ब्लीच और जली हुई कॉफी की बदबू से भरी हुई थी। सब कुछ बहुत ही अजीब और बनावटी लग रहा था। कैशियर एक दुबला पतला बच्चा था जो मुश्किल से हाई स्कूल से पास हुआ था। अपने फोन से चिपका हुआ था। कॉफी में जलने की बदबू आ रही थी, लेकिन मुझे कैफीन की जरूरत थी। जैसे ही मैंने एक कप भरा, मुझे गर्म सांस महसूस हुई, मेरी गर्दन के बहुत करीब। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैं मुड़ा और मेरा पूरा शरीर जम गया। काले रंग की हुडी पहने एक आदमी मुझे कुछ इंच की दूरी पर खड़ा हुआ मिला। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, सिर्फ उसकी पीली त्वचा और बड़ी बड़ी बिना पलक झपकाई हुई आंखें, बहुत बड़ी। तुम्हें इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था, उसने धीरे से कहा, जैसी उसकी आवाज में कर्कश थी। मेरी छाती ठंडी पड़ गई। क्या? उसने अपनी बात नहीं दोहराई। उसकी आंखें फटाफट झपकने लगी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो आ रहे हैं, उसने फिर से कहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चले जाओ यहां से। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मैं कैशियर की तरफ मुड़ा। वो वहां से हिला नहीं था, अभी भी फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखें जैसे मर चुकी थी। उसने उस आदमी की कही हुई एक भी बात नहीं सुनी। मैं वापस मुड़ा, लेकिन तब तक वो जा चुका था। ना कोई पैरों की आवाज, ना ही दरवाजे की घंटी की आवाज, कोई दरवाजे की झंकार नहीं, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा का झोंका। मेरा दिल जोर से धड़का। वो कौन था और वो मुझे किस बारे में चेतावनी दे रहा था? मैंने जल्दी से एक स्निकर्स उठाई। बस पैसे दो और निकलो, सिंपल। मैं कैशियर से बस एक आयल दूर था जब अचानक दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आए। पहले वाला देखने में किसी लाइन बैकर जैसा था। डेनिम की जैकेट जो बाजुओं से टाइट थी, मजबूत हाथ जो किसी को भी कुचल सकते थे। और दूसरा आदमी
कद में लंबा और हट्टा कट्टा था। उन्होंने ना ही ड्रिंक्स उठाई और ना ही कोई स्नैक्स। खरीदारी करने का दिखावा भी नहीं किया। रजिस्टर खाली कर। डेनिम जैकेट वाले ने कैशियर के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उस लड़के का फोन काउंटर से जमीन पर गिर गया। मैं फौरन चिप्स डिस्प्ले के पीछे छुप गया। शेल्फ के गैप से मैंने दूसरे आदमी को बंदूक निकालते हुए देखा। मैं वहां बैठे बैठे बहुत डर चुका था। अब अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर, वरना तू मारा जाएगा। रजिस्टर की बीप काफी तेज थी। मैं जेब में डालने वाले नोटों की सरसराहट और कैशियर की उबड़ खाबड़ सांसों को सुन सकता था। मेरा खुद का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन लेंगे। काउंटर पर नजर रखते हुए मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। 3 फीट और मैं दरवाजे के पास पहुंच जाऊंगा। मैं धीरे धीरे सरक रहा था ताकि मैं वहां से बाहर जा सकूं। बस इतना ही है, डेनिम जैकेट पहने आदमी ने बोला। मैं करीब था, बहुत करीब, बस आधा मीटर और मैं अपनी गाड़ी की सुरक्षित दीवारों के पीछे था। लेकिन फिर मेरी उंगलियां कांप उठी, पसीने से भीगी हुई, और स्निकर्स मेरे हाथ से फिसला और जमीन पर आवाज करते हुए गिर गया। सब कुछ रुक गया, यहाँ तक कि इतनी देर से भिनभिनाती हुई लाइट भी शांत हो गई। चेक करो, हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर, दूसरे आदमी ने कहा। मैं भागा, बिना सोचे, जैसे कोई जानवर शिकारी से भागता हो, शेल्फ की आड़ से निकलते हुए दरवाजे की तरफ भागता हुआ। पहली गोली हवा में लगी। मेरे सर के पास कांच टूटने की आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान बजने लगे। अगली गोली मेरी बाएं बाजू पर लगी। पहले तो मुझे सिर्फ ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बैट से मारा, लेकिन फिर आई दर्द की बारी, तेज और तीखी, जैसे किसी ने घाव पर गैसोलीन डाल दिया हो और माचिस जला दी हो। मैंने अपने सही कंधे से दरवाजे को धक्का दिया और पार्किंग में निकल गया। चाबियां, आखिर मेरी चाबियां कहाँ हैं? मैं अपनी जेब टटोलने लगा। उंगलियां खून से सनी हुई थी। चाबी गिर गई और फिसलकर मेरी गाड़ी के नीचे चली गई। मैं अपने घुटनों पर गिर गया। मैं गालियां दे रहा था, चेसी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था। मेरे पीछे दरवाजे के खुलने की आवाज हुई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर उनमें से एक आदमी खड़ा था। उसने बंदूक सीधे मेरी तरफ तानी हुई थी। जैसे ही हमारी आंखें मेरी उंगलियों ने चाबी ढूंढ ली। मैं जल्द ही उठा और दरवाजे पर खून के निशान छोड़ते हुए ताला खोलने की कोशिश की। किसी तरह अंदर पहुंच गया। बस जैसे मेरी गाड़ी का इंजन चालू हुआ, मुझे तीसरी गोली शीशे पर लगती हुई सुनाई दी। इससे मैंने खुद को बिखरने नहीं दिया। रियर व्यू मिरर में मैंने उसे पीछे खड़े हुए देखा। वो मुझे जाते हुए घूर रहा था। उस हाईवे पे कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे साइड में गाड़ी रोकनी ही पड़ी। मुझे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में 3 दिन बीत गए। पुलिस दूसरे दिन आई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, चोरी के बारे में, मेरा डर, हुडी पहने वो आदमी। हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनमें से एक ने कहा। और उस आदमी का क्या जो हुडी में था? मैंने पूछा। पुलिस वाले रुक गए। कौन सा हुडी वाला आदमी लोगन? उस स्टोर में और कोई नहीं था, सिर्फ तुम, कैशियर और 2 चोर। सिक्योरिटी फुटेज देखो ना, मैंने गुस्से में कहा। वो वहां था, उसने मुझे चेतावनी दी थी। उन्होंने चेक किया, लेकिन हर फ्रेम में वही चीज दिखाई दे रही थी। मैंने जली हुई कॉफी ली, फिर आइल के पीछे छुप गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। शायद तुम्हारा थके हुए दिमाग ने ये सब कहानी बनाई हो, पुलिस वालों ने टिप्पणी करते हुए कहा, और मैंने इस बात को सच भी मान लिया। आज तक मैं उस रात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब एक ढलती हुई याद जैसा है। आपको क्या लगता है वो आदमी कौन था? क्या वो सच में था या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम था?